साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये जो क्वेश्चंस है ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि केसरी सिंह भारत द्वारा रचित चेतावनी राज चुंगष्टिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, वह महाराणा था। तो कौन सा महाराणा था? क्या वो प्रताप सिंह था, महाराणा प्रताप सिंह? क्या महाराणा फतेह सिंह को रोका था? या महाराणा भोपाल सिंह को रोका था? या महाराणा अमर सिंह को रोका था? केसरी सिंह भारत द्वारा चेतावनी रथ चुंगष्टिया ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? केसरी सिंह भारत द्वारा। ठीक है, हम बात करें चेतावनी रथ चुंगष्टिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, वह महाराणा कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराणा फतेह सिंह। कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। हम अगर महाराणा फतेह सिंह की बात करें तो महाराणा फतेह सिंह ये मेवाड़ के शासक थे और ये इनका शासनकाल था 1884 से। कब से? 1884 से और 1923 तक। कब से कब तक? इनका जन्म हुआ था 1884 में और मृत्यु हुई थी 1930 में। हम बात करें ये महाराणा सज्जन सिंह के दत्तक पुत्र थे। किसके पुत्र थे? तो महाराणा सज्जन सिंह के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, जिन्होंने 1889 में उदयपुर में वाल्टरकृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसकी? वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किन्होंने? महाराणा सज्जन सिंह ने। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य राजपूतों में बहुविवाह, बाल विवाह और फिजूल खर्ची को रोकना था। क्या था? बहुविवाह, बाल विवाह और फिजूल खर्ची को रोकना था। इन्होंने 1889 में ही महारानी विक्टोरिया के 50 वर्ष पूरे होने पर सज्जन सिंह निवास बाग में भी विक्टोरिया हॉल का निर्माण करवाया और वहीं ब्रिटिश राजकुमार कनाट के मेवाड़ आगमन पर कनाट बांध का निर्माण करवाया। ठीक है, किसका निर्माण? कनाट बांध का निर्माण करवाया। किसके आगमन पर? ब्रिटिश राजकुमार कनाट के मेवाड़ आगमन पर। ठीक है, और जिसका नाम बाद में फतेह सागर रखा गया। क्या रखा गया? फतेह सागर। फतेह सिंह 1930 में दिल्ली दरबार में पहुंचने शामिल होने वाले थे। ठीक है, लेकिन केसरी सिंह भारत का चेतावनी राज चुंगष्टिया पढ़कर, क्या केसरी सिंह भारत का चेतावनी राज चुंगष्टिया पढ़कर दरबार में शामिल हुए बिना ही लौट आई। ठीक है, हम बात करें कि महाराणा फतेह सिंह ने 1911 में जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। कब? 1911 में जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था तो उस दरबार में भाग नहीं लिया था। ठीक है, किसने? महाराणा फतेह सिंह ने। अब हम बात करें कि वंश भास्कर का रचयिता कौन है? वंश भास्कर क्या चंद्र बरदाई है, या श्यामल दास है, या सूर्यमल मिश्रण है, या जयानक है? तो वंश भास्कर की रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सूर्यमल मिश्रण। कौन वंश भास्कर की रचयिता? सूर्यमल मिश्रण। हम अगर बात करें वंश भास्कर की, किसकी? वंश भास्कर की, तो वंश भास्कर की रचना की जो शुरुआत है वो तो सूर्यमल मिश्र ने की थी, लेकिन जो वंश भास्कर का जो कंप्लीट लिखा था वो लिखा था मुरारी दान ने। किसने लिखा था? मुरारी दान ने पूर्ण लिखा था इसको। ठीक है, किसको? वंश भास्कर को। और मुरारी दान कौन था? तो ये सूर्यमल मिश्रण का दत्तक पुत्र था। कौन था? दत्तक पुत्र था सूर्यमल मिश्रण का। ठीक है, मुरारी दान। हम अगर बात करें चंद्रबरदाई की, तो चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था और उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। कौन सा था? पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ लिखा था। किसने? चंद्रबरदाई ने। ठीक है, हम बात करें कविराज श्यामल दास की। कौन के? कविराज श्यामल दास। तो इन्होंने लिखा था ग्रंथ वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ? वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखा था कविराज श्यामल दास ने। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखा था। हम बात करें जयानक की, तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा था जयानक ने। ठीक है, अब अगर बात करें कि गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? क्या वह खुमान रासो है? क्या वह हमीर रासो है? क्या वह संगत सिंह रासो है? या वह सगत रासो है? तो गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का जो प्रमुख ग्रंथ था वो था संगत रासो। कौन सा ग्रंथ था? संगत रासो। ठीक है, हम अगर अब बात करें कि एलपी टेसीटोरी संबंधित है, एलपी टेसीटोरी संबंधित है, क्या वह अभ्रंश साहित्य संबंधित है? क्या वह चारण साहित्य संबंधित है? क्या वह राजस्थानी चित्रकला संबंधित है? या ग्रामीण ढांचागत विकास से संबंधित है? तो एलपी टेसीटोरी किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चारण साहित्य। कौन सा आंसर है? चारण साहित्य संबंधित है एलपी टेसीटोरी। ठीक है, हम अगर बात करें कि राजस्थान में वागड़ का धनी किस मुस्लिम संत को कहा जाता है? राजस्थान में वागड़ का धनी कौन? वागड़ का धनी किस मुस्लिम संत को कहा जाता है? क्या ख्वाजा साहब को कहा जाता है?
मलिक शाह पीर को कहा जाता है, या नरहड़ पीर को कहा जाता है, या फखरुद्दीन शाह को कहा जाता है। तो वागड़ का धनी किस मुस्लिम संत को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों नरहड़ पीर। क्या है इसका राइट आंसर? नरहड़ पीर को राजस्थान में वागड़ का धनी कहा जाता है मुस्लिम, और ये एक मुस्लिम संत रहे हैं। ठीक है, हम अब बात करें कि श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, यह कहाँ स्थित है? श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, यह स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? क्या वह लाडनू नागौर में स्थित है, क्या श्री डूंगरगढ़ चूरू में स्थित है, क्या वह शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है, या फतेहपुर सीकर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फतेहपुर सीकर। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकर में स्थित है श्री सरस्वती पुस्तकालय। हम अब बात करें कि मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? क्या अपभ्रंश कहलाता है, क्या देवनागरी है, क्या डिंगल है, या संस्कृत है? मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिंगल। कौन सा है? मारवाड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है वो है डिंगल। हम अगर बात करें डिंगल शैली की, तो डिंगल शैली की 4 उपशैलियाँ भी है। कौन है? डिंगल शैली की 4 उपशैलियाँ भी है। कौन कौन सी है? एक तो है जैन शैली, एक तो है जैन शैली, एक बात करें हम चारण शैली, एक चारण शैली है, एक हम बात करें लौकिक शैली। कौन सी शैली? लौकिक शैली। और एक हम बात करें संत शैली। कौन सी? संत शैली। ये डिंगल भाषा की 4 उपशैलियाँ हैं। ठीक है, और मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप जो है वो डिंगल है। ठीक है, और जो मारवाड़ी बोली साहित्यिक रूप है डिंगल भाषा का, इसकी जो जानकारी है वो हमें सर्वप्रथम पिंगल शिरोमणि से मिलती है। किससे मिलती है? पिंगल शिरोमणि से। किससे? पिंगल शिरोमणि से। और इस पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? कुशल लाभ जी थे। कौन थे? कुशल लाभ थे। कौन थे? कुशल लाभ। ठीक है, अब हम बात करें कि लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टार्ड द्वारा लिखित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टार्ड ने इसका दूसरा नाम दिया है। क्या नाम दिया है? क्या दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया दिया है, या दी वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया दिया है, या दी हिस्ट्री ऑफ राजपूताना दिया है, या दी हिस्ट्री ऑफ राजपूत स्टेट ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़ दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आंसर फर्स्ट, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा है? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, हम अब बात करें कि जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? जागती ज्योत पत्रिका का जो प्रकाशन है वो किया जाता है किस संस्था के द्वारा? क्या राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा किया जाता है, क्या राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा किया जाता है, क्या राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा किया जाता है, या राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा किया जाता है? जागती ज्योत पत्रिका तो किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। कौन सा? राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो बीकानेर में स्थित है, जागती ज्योत नामक पत्रिका का प्रकाशन करती है। ठीक है, अब हम बात करें कि राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण और संवर्धन करने और उनका संबंधित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान कौन सा है? क्या ललित कला अकादमी जयपुर है, क्या जवाहर कला केंद्र जयपुर है, क्या भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर है, या रविंद्र मंच जयपुर है? तो राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही जो कलाएं हैं उनके संरक्षण और संवर्धन करने तथा उनका संबंधित विकास करने के उद्देश्य से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? तो वो है भारतीय लोक कला मंडल। कौन सा है? भारतीय लोक कला मंडल जो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करें कि राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? क्या बीकानेर में स्थित है, क्या जयपुर में स्थित है, क्या जोधपुर में स्थित है, या उदयपुर में स्थित है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों उदयपुर। कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी है वो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की एक उपबोली नहीं है? उपबोली नहीं बताना है अपन को। क्या बीकानेर बोली जो नहीं है, क्या नागरचौल नहीं है, या जोधपुरी बोली नहीं है, या थली नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागरचौल। इसका राइट आंसर क्या होगा? नागरचौल। इनमें से मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, और बाकी जो तीनों बोलियां हैं वो मारवाड़ी की
उपबोलियाँ हैं, जैसे बीकानेरी बोली, जोधपुरी और थली, ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं, लेकिन नागरचोल मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें कि मीणा जाति के इष्ट देव माने जाते हैं। मीणा जो जाति है उसके इष्ट देव मतलब जो घरेलू देव होते हैं या जिनकी ज़्यादा मान्यता की जाती है, वो इष्ट देव कहलाते हैं। ठीक है, तो मीणा जाति के जो इष्ट देव हैं वो कौन से हैं? क्या तेजाजी महाराज हैं, क्या हड़बू जी महाराज हैं, क्या वीर देव जी हैं, या भूरिया बाबा जी हैं? तो मीणा जाति के जो इष्ट देव हैं वो कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों भूरिया बाबा जी। कौन है? भूरिया बाबा जी, ये मीणा जाति के जो इष्ट देव माने जाते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।